तो शुरू करते हैं हम यहाँ पहले क्वेश्चन से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मेथेन है। इसका मोलर मास पूछा है, मतलब हमारा ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मास क्या होता है? ग्राम पर मोल। एक मोल के मास को हम मोलर मास बोलते हैं और एक मॉलिक्यूल के मास को हम यू में एक्सप्रेस करते हैं या एएमयू में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो H2O है हमारा, तो इसका क्या होगा? तो सम ऑफ एटॉमिक मास, पहले एटॉमिक मास को हम सम करेंगे। तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। यहाँ हो जाएगा कितना? 18। ठीक है, 18 AMU लिखा रहेगा या फिर U लिखा रहेगा, तो ये वन मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, और इसी को हम ग्राम में लिख देंगे 18 ग्राम, तो ये हो जाएगा मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, बात समझना इस चीज को आप लोग, मतलब U और G में क्या डिफरेंट है? यह हमारा मोलर मास है और यह हमारा एक मॉलिक्यूल का मास है। यह हमारा एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल का मास है जब ग्राम में होता है तो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसका, CO2। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। ऑक्सीजन कितना है? 2। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हमारा आ जाएगा 44। 44 अगर U लिख रहे हैं हम तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, और देखो कैलकुलेशन में हम जो मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं वो ग्राम में ही लिखते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये 44 ग्राम हमारा इसका मोलर मास हो गया। तो ये ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल मतलब एक मोल का मास। ठीक है, मोलर मास क्या? एक मोल का मास। अब है हमारा CH4 मेथेन। कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन कितना है? 4 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 U और ये हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, तो ये हमको जो दिख रहा है यहाँ पर, ये है हमारा मोलर मास। क्या है? मोलर मास, मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा ये, और ये जो हमारा है ये एक मॉलिक्यूल का मास है। क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो हमें यहाँ पर सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला गिवन है, हमारा ये है सोडियम सल्फेट। इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट है इसका मास परसेंट क्या होगा, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप मोलर मास निकाल लो। ठीक है, इसका मोलर मास कितना होगा? जैसे 2 सोडियम है तो 2 इंटू एक सोडियम का कितना होता है? 23, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32, प्लस 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू एक ऑक्सीजन का 16। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 142 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारा मोलर मास आ गया। अब क्या करना है? देखो, परसेंटेज ऑफ सोडियम, परसेंटेज ऑफ सोडियम, ये क्या है? मास परसेंट है ना, ये जो निकाल रहे हैं हम, किसमें निकाल रहे हैं? मास परसेंट ऑफ सोडियम। क्या होगा? 142 ग्राम में कितना सोडियम है? 23 इंटू 2, तो 23 इंटू 2 अपॉन 142 परसेंट निकालना है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने पर हमारा आएगा 32.39%। ये हमारा सोडियम हो गया। उसके बाद मास परसेंट ऑफ सल्फर, मास परसेंट ऑफ सल्फर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? सल्फर का होता है हमारा 32, कितने में है?
142 में, एक ही सल्फर है इसीलिए ऊपर किसी से मल्टीप्लाई नहीं किए, इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा 22.54% सल्फर हो गया। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। कितने में है? 142 ग्राम, जो कंपाउंड है पूरा, ठीक है, इंटू 100। तो ये हमारा कैलकुलेट करने पर आएगा 45.07, ठीक है, 45.07%। ये अलग अलग एलिमेंट की, डिफरेंट एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन हमने बता दिया, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron, 30.1% डाइऑक्सीजन बाई मास। मतलब आयरन ऑक्साइड है, ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो लेट ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा? FpXOY, मतलब x और y हमको फाइंड करना है, नंबर, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए बेटा हमें देखो क्या गिवन है। अगर मान लो ये 100% है तो 69 पॉइंट, मान लो कि 100% कोई चीज है तो उसमें हमारा 69.9% हमारा क्या है? आयरन है। तो अगर ये बोलो कि 100 ग्राम है अगर, तो उसमें 69.9 ग्राम क्या है? आयरन है। उसी तरह 100 ग्राम में ही 100% में हमारा 30.1% क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। हमें यहाँ पर जो निकालना है ना, वो एटम का नंबर निकालना रहेगा, याद रखना। तो डिवाइड करेंगे हम मोलर मास जो है एटॉमिक मास से, ठीक है। तो 100 ग्राम में कितना होगा? 30.1 ग्राम होगा, ठीक है। तो ये हमारा गिवन मास है, तो हम मोल कैलकुलेट करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मोल, फिर उसी मोल का रेशियो, ठीक है, उसी मोल का रेशियो। तो देखो मोल्स ऑफ आयरन, यहां से देखते हैं मोल्स ऑफ आयरन क्या होगा? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ है लिख देते हैं यहाँ पर, मास अपॉन मोलर मास 69.9 अपॉन मोलर मास होता है आयरन का 55.8, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 1.25। अब देखो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? कितना ऑक्सीजन का मास है? 30.1। मोलर मास कितना होता है? 16 रखेंगे हमने एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने पर आएगा हमारा 1.88। अब इन दोनों को हमको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स ऑफ आयरन इज टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1.25 इज टू 1.88। तो स्मॉल वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मान लो इसको डिवाइड कर दो 1.25 से, इसको भी डिवाइड कर दो हमारा 1.25 से, तो ये क्या आ जाएगा? 1:1.5। तो अब यहाँ पर 1.5 में आ रहा है, तो हम फार्मूले में ऐसे नहीं लिख देंगे, फार्मूले में ये नहीं लिख देंगे फट से कि Fe1 और ऑक्सीजन कितना है 1.5। हमको इसमें डेसिमल में थोड़ी लिखना है, तो इसको सिंपल फॉर्म में और बदलो। तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2:3। तो जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला निकलेगा वो क्या आएगा हमारा? Fe2O3,
Fe2O3 हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है। ठीक है, ये वाला ऐसे नहीं लिख देंगे हम फट से, इसको हम किसमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कट काट लो, जितना भी कट करना है इसको कट कर लो। अगर डेसिमल में ऐसे आ रहा है तो उसको स्मॉल वाले नंबर से स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, जिससे आपको फ्रैक्शन डेसिमल हट जा रहा है। ठीक है, वो वाला वैल्यू, वो वाला नंबर हम रख देंगे। जैसे यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो आयरन, ये आयरन के लिए है, मोल्स ऑफ आयरन इज टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आयरन के मोल का जो आया है वो 2 है, तो 2 लिख देंगे x की जगह, और y की जगह क्या लिख देंगे हम 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हाँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को अमाउंट में बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, जब 1 मोल कार्बन जलता है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सबसे पहले आप इक्वेशन लिख दो इसकी, कार्बन को जला दो, जला दो भाई, जला दो, कार्बन को जला दो। कार्बन को जला दिया हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। इक्वेशन बैलेंस है, सब 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल है। तो इसको पढ़ने का तरीका जो होता है हमारा, 1 मोल, ये भी हमारा क्या है 1 मोल, ये भी हमारा क्या है 1 मोल। ठीक है, सब 1 मोल है। ठीक है ना, यूनिट में हम ये नहीं लिखते रहते हैं, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, यानी कि 1 मोल में ये कितना ग्राम है, ये 12 ग्राम है, और ये हमारा 32 ग्राम है, और ये हमारा 44 ग्राम है। इसको हमने पढ़ लिया बढ़िया से, इस इक्वेशन को हमने बढ़िया से पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखो आप क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या कहता है क्वेश्चन में, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। तो 1 मोल कार्बन जल रहा है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है 44 ग्राम। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, CO2 जो प्रोड्यूस्ड होगी, CO2 प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल कार्बन कितनी होगी 44 ग्राम, मतलब 1 मोल से 1 मोल बनेगा। जाहिर सी बात है, इक्वेशन बैलेंस है, तो हम पढ़ते हैं इसको, 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो ग्राम में हमको बताना है अमाउंट में, तो 1 मोल में कितना 44 ग्राम बन रहा है। ठीक है, ये पहले वाला का आंसर हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो ये तो 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, लेकिन ये घटा दिया गया है, ये अब कितना कर दिया गया है 16 ग्राम कर दिया गया है। जब ये 16 ग्राम है और ये हमारा 12 ग्राम ही है, ठीक है, तो 16 ग्राम से ये कितना बन जाएगा 32, सॉरी यार, ध्यान कहीं और चला गया था मेरा। यहाँ देखो 16 ग्राम से कितना बन जाएगा 22 ग्राम। ठीक है, मतलब ये हाफ हो गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा हमारा। तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा 22 ग्राम, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये देखो, ये तो 1 मोल है ना, मोल ऑफ कार्बन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर ये जो हमारा आ रहा है 1/1, ये 1 आएगा। ठीक है, ये आएगा हमारा, ऑक्सीजन का मोल कितना है 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 1, 32 ग्राम के लिए 1 मोल है, तो 16 ग्राम के लिए क्या होगा 0.5 मोल। तो ये हमारा आएगा 0.5। कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है, ये हमारा LR हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और ये हमारा हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। तो प्रोडक्ट हमारा कौन बनाएगा लिमिटिंग रिएजेंट बनाएगा। तो 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो 0.5 से 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और 0.5 मोल का मास कितना हो जाएगा 22 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला, इसमें भी क्या है, ये 2 मोल बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऑक्सीजन को 16 ग्राम ही रखा गया है, तो तब भी ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें हम तो ये 2 मोल हो जाएगा। थर्ड वाले में देखो ये क्या हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा, मोल्स ऑफ कार्बन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो LR चेक करते हैं हम, जिसकी वैल्यू कम आती है वही LR होता है। ये 2 हो जाएगा, ये 0.5 ही है, फिर भी ऑक्सीजन ही हमारा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, 0.5 मोल से 0.5 मोल बनेगा, यानी कि 44 का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा 22 ग्राम। ठीक है, मतलब अगर कितना भी मोल कार्बन का बढ़ा दो और ऑक्सीजन हमारा 16 ग्राम ही है, तो प्रोडक्ट ऑक्सीजन ही बनाएगा। ये नहीं कि यहाँ से 2 मोल बढ़ा दिए, 2 मोल से 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना दिए,
अब आपके पास ऑक्सीजन रहेगा तभी तो मिलाओगे कार्बन के साथ, ऑक्सीजन कम है, वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट बनना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, याद रखना एक्सरसाइज आप तब सॉल्व करते हो जब आप पूरा पढ़े रहते हो, ठीक है। देखो कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना मास सोडियम एसीटेट का होगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो दी है वहां से देखते हैं हम सॉल्यूशन। हमारा 0.375 जो मोलर है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 0.375 मोल इन 1 लीटर, इन 1 लीटर मतलब 1000 ml, ठीक है, 1000 ml, याद रखना इसको। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, जो 1000 ml है, 1000 ml सॉल्यूशन है, उसमें हमारा 0.375 मोल एसिटिक एसिड है। तो 1 ml में कितना होगा, 1 ml सॉल्यूशन में कितना होगा, 1 ml सॉल्यूशन में 0.375 अपॉन 1000, तो 500 ml में निकाल दो तो मोल निकलेगा, मोल से हम क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। तो 500 ml सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 0.375 अपॉन 1000 इंटू 500, ठीक है। ये हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 0.1875 मोल, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि जो 500 ml सॉल्यूशन है उसमें 0.1875 मोल एसिटिक एसिड है। तो मोल से हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि मोल ऑफ एसिटिक एसिड, सॉरी सोडियम एसीटेट, CH3COONA, सोडियम एसीटेट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, सोडियम एसीटेट, मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो मास यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, इसका मोलर मास क्या दिया है यहाँ पर 82.0245, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे सब, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, मोल कितना है 0.1875 इंटू मोलर मास कितना है, क्वेश्चन में गिवन है 82.0245। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मास कितना आ जाएगा एसिटिक एसिड का, 15.379 ग्राम। यही पूछा है कि 500 ml जो सॉल्यूशन है, ठीक है, 0.375 मोलर एक्वा सॉल्यूशन 500 ml का, उसमें कितना मास होगा, तो हमने बता दिया 15.379 ग्राम एसिटिक सोडियम एसीटेट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर in a sample which has density 1.41 gram per ml and the mass percent of nitric acid is it being 69%। देखो नाइट्रिक एसिड के लिए जो दिया है हमारा 69% जो है HNO3 बाई मास, इसका क्या क्या मतलब हुआ, इसका सॉरी देखो इसका क्या मतलब हुआ, 69 ग्राम
69 ग्राम HNO3 नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो इसका क्या निकालना है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर, मतलब मोलरिटी निकालना है। ठीक है, हमें जो निकालना है वो फार्मूला यहाँ पे पहले रख लेते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा HNO3 की जो मोलरिटी होगी वो क्या होगा, मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, मास अपॉन मोलर मास। मोल को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मोलर, देखो मोलर मोलर दो बार लिख दिए, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, इनटू वॉल्यूम, किसमें है, लीटर में। ये हमारा फार्मूला है। तो नाइट्रिक एसिड का मास तो पता चल गया। ठीक है, इसका मोलर मास क्या होगा, नाइट्रिक एसिड का जो हमारा मोलर मास होता है, इसका जो मोलर मास होगा कैलकुलेट करने पर 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस 3 इंटू 16, तो ये आएगा हमारा 63 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसका मोलर मास है। तो चलो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, अभी हमको वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वॉल्यूम वैल्यू हम पुट करते हैं पहले यहाँ पर। 69 हमारा हो गया, मास हो गया, और यहाँ पर 63 इसका क्या हो गया, मोलर मास हो गया। ठीक है ना, 63 क्या हो गया, मोलर मास हो गया। अब वॉल्यूम, डेंसिटी दी हुई है, देखो डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू दिया है, सैंपल का जो डेंसिटी है मतलब सॉल्यूशन का, वो दिया है 1.41 ग्राम पर ml। ठीक है, और यहां से सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का मास भी है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है m/v। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, m मास अपॉन डेंसिटी। तो मास हम रखेंगे 100 ग्राम, डेंसिटी हमारी क्वेश्चन में गिवन है 1.41 ग्राम। तो ये वॉल्यूम हमारा आएगा, डेंसिटी ml में दी है ना, तो वॉल्यूम किस में आएगा, ml में आएगा, 70.92 ml। ठीक है, 70.92 ml। तो यहाँ पर वॉल्यूम रखो 70.92, यह ml में है, ये किस में है, नीचे ml में है। ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ अपॉन 1000 करेंगे, और वही 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा जो आएगा मोलरिटी, वो आएगा 15.44 मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल M, मोल पर लीटर या फिर कैपिटल M। मतलब हमने देखो क्या किया, डेंसिटी से हमने वॉल्यूम निकाल लिया सॉल्यूशन का, और जो ये 69% है ये मास निकल गया सॉल्यूशन का। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन का मास निकल गया, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, डेंसिटी दी हुई है, तो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया। तो वॉल्यूम यहाँ पर पुट कर देंगे, लीटर में है, ml में निकला है, 1000 से हम डिवाइड कर दिए हैं, तो 1000 ऊपर चला गया। अब मास अपॉन मोलर मास, इसी परसेंटेज से हमारा इसका मास निकला है, मोलर मास यहाँ से कैलकुलेट करके निकाले हम। तो सब कुछ पुट कर दिया हमने, मोलरिटी कैलकुलेट कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, देखो हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, देखो जो कॉपर सल्फेट होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है, हमारा कॉपर सल्फेट, इसमें होता है 63.5 ग्राम कॉपर प्लस 32 ग्राम सल्फर होता है, प्लस 4 है ऑक्सीजन, तो 4 इंटू 16 ग्राम हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन, ओवरऑल हो जाएगा ये हमारा 159.5 ये ग्राम पर मोल, ये इसका क्या हो गया, मोलर मास। ठीक है,
तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 159.5 ग्राम में 63.5 ग्राम क्या है, कॉपर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम क्या है, कॉपर है। तो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना हो जाएगा, 63.5 अपॉन 159.5। तो पूछा है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना होगा भाई, तो 100 से क्या कर देंगे, 100 ग्राम में पूछेगा तो मान लो 2 ग्राम में पूछा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ग्राम में पूछा तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 ग्राम में पूछा तो इस वैल्यू में जो 1 ग्राम की जो वैल्यू आ रही है उसमें हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आएगा हमारा 39.81 ग्राम कॉपर प्रेजेंट होगा 100 ग्राम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। नेक्स्ट, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है, इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। ये तो इंपेरिकल फार्मूला हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है। इंपेरिकल फार्मूला क्या निकला था, Fe2O3। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। अब N हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। देखो इंपेरिकल फार्मूला मास हम निकालेंगे तो आएगा 159.8 और मॉलिक्यूलर मास भी आएगा 159.8। देखो मॉलिक्यूलर मास, सॉरी यहाँ पर देखो क्वेश्चन में गिवन होगा ना, यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर गिवन होगा मॉलिक्यूलर मास गिवन रहेगा तभी तो हम इंपेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करके मोल एन कैलकुलेट करेंगे। जो यहाँ पर एन है, कोई भी नंबर हो सकता है ना, ये जो ऐसे निकलता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। यहाँ पे गिवन है जो ऑक्साइड है हमारा उसका मोलर मास गिवन है 159.8 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हमारा मोलर मास गिवन होगा। मॉलिक्यूल जो मोलर मास होता है वही क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास हमने रख दिया यहाँ पर, इंपेरिकल फार्मूला मास यहाँ से निकाला वही आया वैल्यू, तो ये n इज इक्वल टू कितना आएगा 1। अब हम यहाँ पर 1 रखेंगे, 1 क्या है हमारा, रुको इसको हटाओ 1 इंटू Fe2O3 कैसे कैलकुलेट किए, ये पिछले क्वेश्चन से कैलकुलेट किए Fe2O3, वही हमारा परसेंटेज दिया हुआ है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया Fe2O3, समझ में आ गया आपको, मतलब मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा तो हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एवरेज एटॉमिक वेट का, ठीक है, एवरेज एटॉमिक वेट का निकालना है, मतलब AMU में निकलेगा। ये आइसोटॉप्स होते हैं ना डिफरेंट टाइप के, ये 35 है, क्लोरीन 35 है, ये क्लोरीन 37 है। ये नेचर में परसेंटेज दिया है कि कितना परसेंटेज पाया जाता है, ये इतना परसेंट है 75.77%, ये है 24.23%, इसका मोलर मास दिया है, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या है, W1 है और ये क्या है हमारा W2 है। इसको हम X1 मान लेते हैं और इसको X2 मान लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला जो होता है मोलर मास इनटू अबंडेंस X1 प्लस मोलर मास इनटू अबंडेंस X2 एंड सो ऑन। इसी तरह जितना भी आइसोटॉप्स रहेगा मान लो इसका, तो उसका वेट इंटू परसेंटेज जो नेचर में ऑकरेंस है उसका परसेंटेज में अपॉन X1 प्लस X2 करो या फिर 100 कर दो, क्योंकि इन सबको दोनों को ऐड करना तो क्या आएगा 100 आएगा। तो ये जब हम वैल्यू सारी पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, वेट जो है हमारा W1 होता है 34.96 इंटू X1 कितना है 75.77 प्लस, ठीक है, W2 कितना है 36.96 इंटू
x2 कितना है 24.23 अपॉन 100। तो ये हमारा जो आएगा अप्रॉक्स 35.5, ठीक है 35.5। ये एवरेज एटॉमिक मास है, एवरेज एटॉमिक वेट है ना, एवरेज एटॉमिक वेट, तो यू में हमारा आंसर आ जाएगा, यूनिफाइड मास या फिर एमयू में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इस लेक्चर का मतलब इस एक्सरसाइज का, इस पार्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। देखो, इन 3 मोल ऑफ एथेन, 3 मोल एथेन है, ठीक है, क्या है 3 मोल, क्या है C2H6 है, ठीक है। उसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एथेन कितने हैं। तो हमने देखा अगर सिर्फ ऐसे लिखा रहता C2H6 तो ये क्या है हमारा, ये 1 मोल है, इसको पढ़ सकते हैं हम 1 मोल, ठीक है। तो हमारा 1 मोल में कितना कार्बन है, 1 मोल में कितना कार्बन है हमारा 2, ठीक है 2 मोल कार्बन है, 1 मोल में हमारा 2 मोल कार्बन है। देखो ऐसे ऐसे आप समझो इसको, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, मान लो इसको अगर एक मॉलिक्यूल अगर बोले हम, तो एक मॉलिक्यूल में हमारा 2 कार्बन एटम है, ठीक है 2 कार्बन एटम है। अगर इसको हम एक मोल बोलें, देखो समझो इसको, अगर इसको हम एक मोल बोलें, ठीक है ना, तो एक मोल में हमारा क्या हो जाएगा 2 मोल कार्बन एटम है, ठीक है ना, 2 मोल कार्बन एटम है। 3 मोल हो जाएगा अगर, तो 3 × 6, तो 3 मोल में हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे 6 मोल, 6 मोल कार्बन एटम होंगे। एक मोल में 2 है, तो 3 मोल में कितना होगा 6। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे 18 मोल हाइड्रोजन होंगे, ठीक है 18 मोल हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एथेन, अब 3 मोल एथेन में क्या होगा नंबर, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है नंबर के फॉर्म में नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल कितना दिया है 3 मोल दिया है, 3 × Na, 3 × Na मॉलिक्यूल, ठीक है समझ में आया आपको। देखो इस चीज को पढ़ना आप ऐसे, रुको मैं एक और स्लाइड लेके इस चीज को क्लियर कर देता हूँ आपके सामने पहले यहाँ से, कि अगर आपका देखो अगर ऐसे कुछ दिया है हमारा, जैसे ये C2H6 है, ठीक है, तो अगर इसको हम पढ़ें कि यह एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में हमारा 2 कार्बन है, एक मॉलिक्यूल में हमारा 2 कार्बन, ठीक है 2 मॉलिक्यूल में 4 कार्बन हो जाएगा, समझना इस चीज को, 2 मॉलिक्यूल में हमारा 4 कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अगर Na मॉलिक्यूल रहेगा तो 2 × Na हो जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं ना, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल में 4 कार्बन हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा 3 × 2 6 कार्बन हो जाएगा। उसी तरह देखो इसको मोल के टर्म में अगर हमको लिखना है, मान लो अगर इसको हम बोले कि यह एक मोल है, ये क्या है 1 मोल है, मतलब कितना नंबर है उसका 1 मोल, मतलब ये कितना मॉलिक्यूल है 6.022 × 10⁻23, 6.023 भी होता है ना, इतने मॉलिक्यूल है 1 मोल मतलब, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं क्या 1 मोल, क्या लिख देते हैं 1 मोल या फिर Na, ठीक है। तो 1 मोल में हमारा कितना है 2 मोल कार्बन, ठीक है ना, 2 मोल कार्बन, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे, इसका डबल होंगे, ठीक है इसका डबल होंगे, तो ये 1 मोल है, ये नंबर कितना होता है 1 मोल के इक्वल होता है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। तो 1 मोल में 2 मोल कार्बन है, तो अगर 3 मोल में होगा तो 3 × 6 मोल कार्बन, समझ गए ना आप। देखो 1 मोल मतलब इतना, इतना मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है एटम, ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे
इसका डबल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक में 2 हैं। तो एवोगैड्रो मतलब 6.02 टू इंटू 10⁻23 में कितने हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे। तो इसी को पढ़ने का तरीका होता है। अब इसमें देखो 3 मोल में क्या क्या है, 3 मोल में 6 मोल कार्बन है और 18 मोल हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। मोल के टर्म में, ये नहीं कि 18 एटम है हाइड्रोजन का बोल देंगे हम, ये जब मोल लिए हैं तो इसको मोल में बताएंगे हम, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक्सरसाइज करेंगे।